जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एंड आरपीएफ के लिए जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो पहला प्रश्न देखिए साथियों, आप सभी के सामने है। क्या कहता है, किस वर्ष में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया? 2004 में, 2003 में, 2005 में, 2002 में। तो किस वर्ष किया गया साथियों? जो तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, ये वर्ष 2004 में घोषित किया गया था। इसके पहले की क्लासों में भी हम आपसे बता चुके हैं कि शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है साथियों। शास्त्रीय भाषा 6 है। और कौन कौन सी है? पहली भाषा तमिल हो गई, पहली भाषा हो गई तमिल, जिसको साथियों 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। और दूसरी भाषा कौन हो गई? दूसरी भाषा हो गई संस्कृत। दूसरी भाषा हो गई संस्कृत। दूसरी भाषा संस्कृत, इसको 2005 में घोषित किया गया। और तीसरी भाषा कौन हो गई? तीसरी भाषा हो गई तेलुगु। तीसरी भाषा हो गई तेलुगु। ठीक, तीसरी भाषा तेलुगु, इसको कब? इसको 2008 में, इसको 2008 में। और चौथी भाषा हो गई कन्नड़। चौथी भाषा हो गई कन्नड़, इसको इसको भी 2008 में, लेकिन पहले तेलुगु को किया गया। अब पांचवी भाषा कौन हो गई? पांचवी भाषा हो गई मलयालम। पांचवी भाषा हो गई मलयालम। मलयालम पांचवी भाषा, जिसको 2013 में ऐड किया गया शास्त्रीय भाषा में। 2013 में इसको ऐड किया गया। अब आखिरी भाषा कौन है जो सबसे नई भाषा ऐड की गई थी? वो की गई थी उड़िया भाषा। उड़िया भाषा की इसमें जोड़ी गई थी, वो 2014 में जोड़ी गई थी उड़िया भाषा। तो साथियों, ये थी इससे संबंधित जानकारी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, बाइबिल जो कि पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है, बाइबिल में कितने नियम हैं? कितने नियम बाइबिल में हैं? 3, 4, 2, 5। तो साथियों, बाइबिल पुस्तक जो है इसमें केवल 2 नियम है। एक नियम जो है, एक नियम पुराना नियम है, एक नियम पुराना नियम, और एक नियम है नया नियम। एक नया नियम है। पुराना नियम यहूदी स्रोतों पर आधारित था। ये कौन? ये यहूदी स्रोतों पर आधारित था। और ये क्या है? ये यूनानी स्रोतों पर आधारित है। बस यही 2 नियम हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन सी सही जवाब होगा, 2 नियम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है? दिया गया स्थानीय नाम क्या है पाकिस्तान की संसद का? मजलिस, मजलिस ए शुरा, साइमा ई मजलिस, जाटिया संसद। तो क्या साथियों स्थानीय नाम दिया गया? उसको स्थानीय नाम दिया गया मजलिस ए शुरा। कौन सा नाम दिया गया? मजलिस ए शुरा जो है ये पाकिस्तान की संसद का स्थानीय नाम है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा साथियों, आईएसआई का पूरा नाम क्या है? आईएसआई का पूरा नाम क्या? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल स्पेस इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो साथियों, जो आईएसआई का पूरा नाम है ये इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट है। क्या? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट है। यह पाकिस्तान की, यह पाकिस्तान की, भैया कहाँ की? पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी है, सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान की भैया सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है कौन? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। याद रखेंगे। और साथियों, जो इसकी स्थापना हुई, इसकी इंटर सर्विसेज की स्थापना 1948 को हुई। कब? 1948 को। कहाँ हुई? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि यदि साथियों आप एनटीपीसी ग्रुप डी सभी विषयों की तैयारी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी विषयों की तैयारी एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से
करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वीनस क्लासेस को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं साथियों, एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम। ये PYQ क्वेश्चन जीके जीएस के भी साथ में कराते चल रहे हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है मालाबार पाक कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये पाक कला का मतलब क्या होता है साथियों? मालाबार जो पाक कला का मतलब होता है भोजन पकाने की कला। पाक कला का मतलब होता है भोजन पकाने की कला। भोजन पकाने की कला को कहा जाता है पाक कला। और यह साथियों केरल राज्य से संबंधित है। इसका अनोखा स्वाद और अंदाज के लिए जाना जाता है किसको? मालाबार पाक कला को। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये। स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से दो शब्द मुद्रित किए गए थे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले डाक टिकट पर कौन से दो शब्द? जय हिंद राष्ट्रीय ध्वज चिन्ह के साथ जय हिंद शब्द अंकित थे। और साथियों भारत डाक का पहला टिकट जो है कब जारी किया गया? ये 21 नवंबर 1947 को 21 नवंबर 1947 को पहला डाक टिकट जारी किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था? एथिल आइसोथियोसाइनाइड, सोडियम आइसोथियोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनेट, पोटेशियम आइसोथियोसाइनेट। तो साथियों देखिए, किस गैस का मेथिल करके था? मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो कब हुआ था यह भी आपको पता होना चाहिए। 2 से 3 दिसंबर के मध्य। 2 से 3 दिसंबर तो हो गया, सन बताइए सर जी। 2 से 3 दिसंबर 1984 को साथियों भोपाल में हुआ था, एमपी के भोपाल में। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड पूरा नाम लिख देते हैं, देख लीजिए। यूनियन कार्बाइड कंपनी था। यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने से बहुत बड़ा हादसा हो गया था साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है? ये रहा, चार्नोबिल परमाणु आपदा। चार्नोबिल परमाणु आपदा। कुछ बच्चों को ये लगेगा कि सर ये ऐसे वैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते। बच्चा यही प्रश्न देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, ना कि बेसिक। अगर वो इजी प्रश्न पूछेगा तो कंपटीशन को एडजर्व कैसे करेगा? वो कैसे कंपटीशन को इतना वो सह पाएगा? वैकेंसी कम है और कंपटीशन फॉर्म की संख्या ज्यादा है। अगर कठिन प्रश्न नहीं पूछेगा तो वो कैसे एडजस्ट कर पाएगा? तो कठिन प्रश्न मतलब कि ऐसे ही उल्टा सीधा वाले प्रश्न जैसे कि हम आपको करवा रहे हैं, ऐसे ही प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में बनते हैं। चार्नोबिल परमाणु आपदा किस वर्ष घटित हुई थी साथियों? ये साथियों 1986 ईस्वी को। 1986 26 अप्रैल। कब? और तिथि क्या है? 26 अप्रैल 1986 को। कहा साथियों? ये जो चार्नोबिल है ये एक जगह का नाम है, ये यूक्रेन देश में है। कहां पर है? यूक्रेन देश में है। और यह बहुत बड़ी साथियों परमाणु आपदा थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है? ये रहा, कहता है भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनमें से कौन सा युद्ध हुआ? बोअर युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, गल्फ युद्ध, पहला विश्व युद्ध। तो देखिए पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य चला। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। जबकि भारत 1947 में आजाद हुआ। जबकि भारत देश जो है 1947 में आजाद हुआ।
तो बताइए विश्व युद्ध ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये कट गए यहीं पर, क्योंकि ये आजादी के पहले की बात कर रहे हैं। तो बोअर युद्ध साथियों था नहीं, गल्फ युद्ध हुआ था। ये गल्फ युद्ध क्या है सर, और कैसे किसके बीच हुआ? तो देखिए गल्फ युद्ध जो था बच्चा, वो अमेरिका अमेरिका और इराक के मध्य हुआ था। अमेरिका वर्सेस इराक, अमेरिका वर्सेस इराक के मध्य हुआ था। अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर, अमेरिका ने 38 देशों के साथ मिलकर इराक के खिलाफ, इराक के खिलाफ साथियों ये युद्ध लड़ा था। ये युद्ध कब लड़ा था? 1990 के मध्य, 1990 के आसपास ये युद्ध लड़ा गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? इंदिरा गांधी संग्रहालय, आईजीएस, इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो साथियों ये कहाँ किया गया? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये साथियों कहां पर है? ये साथियों एमपी के भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में है। ये बात याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई, क्या आप ये बता सकते हैं साथियों? इसकी स्थापना कब हुई, क्या आप ये बता सकते हैं? यदि पता है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। नहीं पता तो आप कहीं से भी पता करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें, ताकि आपको भी जानकारी हो और याद रहे। जो आप बार बार लिखेंगे वो आपको याद रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता? महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत के युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृतांत सुनाता था? वृतांत सुनाता था। कौन था वो साथियों? था संजय। कौन था? संजय था वो। जो कौन था साथियों? महर्षि, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, महर्षि व्यास का शिष्य था। कौन? संजय जो था वो महर्षि व्यास का शिष्य था। इसको एक वरदान या आशीर्वाद कह लीजिए प्राप्त था कि ये महाभारत युद्ध को दिव्य दृष्टि, मतलब एक जगह से बैठे बैठे पूरा देख सकता था। तो साथियों जो नेत्रहीन धृतराष्ट्र जो कि कौरवों के पिता थे, उन्होंने सारा युद्ध का घटनाक्रम एक एक अंश संजय के वाणी से सुना। संजय की ध्वनि, संजय की वाणी संजय के मुख से सुना। तो ऑप्शन क्या होगा? संजय को दृष्टि, दैवीय दृष्टि प्राप्त था, देखने का आशीर्वाद प्राप्त था। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न साथियों देखिए कैसा है, ये थोड़ा रंगीला प्रश्न है, ये आपको फंसा भी सकता है, आप कंफर्म करके जाइए। कहता है इतिहासकार क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो क्या करता था? सेना के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था, राजा के लिए वृतांत लिखता था, लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था, राजा के लिए संगीत रचता था। तो वो साथियों राजा के लिए वृतांत लिखता था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। ये साथियों आप इसमें ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ट्रिपल स्टार इस प्रश्न में लगा लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा अभी हम आपको बता देंगे। अभी थोड़ा एक दो प्रश्न बचे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए साथियों, कौन सा निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली थी, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों, जेबीएस हल्दाने, जेबीएस हल्दाने, जे का पूरा फुल फॉर्म जेबीएस का क्या था? जॉन बार्डन सैंडरसन, जॉन पूरा लिख देते हैं, जॉन बार्डन, जॉन बार्डन सैंडरसन, सैंडरसन, सैंडरसन हो गया ठीक। ये कहां के वैज्ञानिक थे? ये पहले साथियों ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, यानी कि इंग्लैंड के, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे। ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड कह सकते हैं, ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे या फिर
इंग्लैंड ही लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1957 में भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली, भारतीय नागरिकता ग्रहण कर ली साथियों। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आयर की स्थापना किस वर्ष हुई। आयर की स्थापना किस वर्ष हुई साथियों, तो ये हुई साथियों 1936। वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। लेकिन साथियों 1956 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। क्या, आकाशवाणी रख दिया गया साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया, कौन था वो उंगे वांगचुक, गवांग नाम ग्याल, गवांग ग्याल टेसन, जिग्मे वांगचुक। तो कौन था साथियों, वो था गवांग नाम ग्याल। गवांग नाम ग्याल एक बौद्ध भिक्षु था। कौन था, तिब्बती बौद्ध भिक्षु था, तिब्बती बौद्ध भिक्षु था, वो तो ऊपर लिखा ही है, चलो लिख देते हैं, बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था साथियों, ठीक। और इसने क्या किया, इसने भूटान को एक राष्ट्र में एकीकृत किया साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। ये प्रश्न देखिए उल्टा सीधा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। कहता है एक मोबियस स्ट्रिप क्या होता है, आकाश गंगा में एक सुराख, एक सतह जिसका केवल एक ही पक्ष और एक ही सीमा होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का प्रक्षेप, एक प्रकाश वेग द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा प्रवाह। तो ये साथियों होता है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। ये एक प्रकार के आकार की वस्तु होती है और ऐसे आकार के अध्ययन को क्या कहा जाता है, टोपोलॉजी कहा जाता है। ऐसे आकार के अध्ययन को टोपोलॉजी कहा जाता है साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इस प्रश्न का। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है, यह भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। दादा भाई नौरोजी को गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया। तो इनको साथियों गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में एलिफिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया साथियों। और दादा भाई नौरोजी को साथियों क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है साथियों। इसको, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यह बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है, देखिए ये प्रश्न कंफ्यूजन वाला है साथियों, जो आपको भी कंफ्यूज करके रख देगा। कहता है निम्नलिखित में से किस किस एक को समानता समाज के लिए सही नहीं माना जा सकता। क्या समाज के लिए बाल विवाह सही है, क्या समाज के लिए दहेज प्रथा सही है, क्या समाज के लिए अस्पृश्यता सही है, क्या समाज के लिए वयस्क मताधिकार सही है। ये तो सही है, वयस्क मताधिकार तो कंफर्म सही है, लेकिन ये तीन कंफ्यूज कर देगा। अगर रियलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये दहेज प्रथा भी नहीं सही है, अस्पृश्यता भी नहीं सही है और बाल विवाह भी नहीं सही है। लेकिन आयोग ने जो इसका उत्तर माना है उसको माना है बाल विवाह। क्या माना है, बाल विवाह माना है इसका उत्तर। और साथियों बात करें बाल विवाह के विरोध के लिए राजा राम मोहन राय ने इसका साथियों विरोध किया था। 1929 ईस्वी में सती प्रथा का अंत उन्होंने ही किया था और बाल विवाह पर भी उन्होंने ही विरोध किया था।
ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, ये कहता है कि प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था। टाइटैनिक किस देश का, यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। तो देखिए पहले इसकी एक विशेषता जान लीजिए। ये साथियों यात्रा करने के लिए सबसे बड़ा जहाज था और यह कभी डूबने वाला नहीं था, इसलिए बनाया गया था। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये ना डूबे कभी, ये कभी डूबे ना, इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया था। लेकिन एक बात ऐसी हुई कि जब ये 10 अप्रैल 1912 10 अप्रैल 1912 को जब अपनी पहली यात्रा के लिए निकला, तो 4 दिन बाद साथियों, 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को यह साथियों एक पत्थर से टकराकर डूब गया। बताइए, जो ऐसा डिजाइन किया गया था जो कभी ना डूबे, लेकिन वह साथियों अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। टाइटैनिक जहाज वो कहां का था, वो ग्रेट ब्रिटेन का था साथियों। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। देखिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में साथियों शेयर करें। साथियों, आप यदि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी की एकदम सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डायरेक्ट पीडीएफ लिंक दिया गया होगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप में साथियों ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिलेगा, एकदम फ्री, और सभी क्लासों का पीडीएफ भी मिलता जाएगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।